बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे थे प्रोसीजर्स का जो चैप्टर था। प्रोसीजर्स, एडवांस प्रोसीजर्स, हमने कुछ प्रोसीजर्स को डिस्कस किया है अपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर। इसी तरह से इसके अंदर हमारे पास हैं कुछ एडवांस प्रोसीजर। इसमें हमने अब बताया था कि किस तरह से हम जैसे हाई लेवल के अंदर यूज़र डिफाइन फंक्शंस बनाते हैं, कैसे हम सब रूटीन्स या प्रोसीजर्स बना सकते हैं खुद से। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सेसिंग रेफरेंस पैरामीटर्स, मैंने आपको बताया था कि हम कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस कर सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू की एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी। कॉल बाय रेफरेंस अगर आपने करना होगा तो आप क्या करेंगे, और मोस्टली हम जब कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली हम किसी पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक एग्जांपल दी थी कि हम क्या करते हैं, उस वैल्यू का, उस वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस कर देते हैं बजाय उसकी वैल्यू के। तो इसके अंदर भी ये एग्जांपल है कि हम, और मोस्टली एरेस के अंदर हम ये काम करते हैं। क्योंकि एरे एक एक वैल्यू को हम पुश नहीं कर सकते अपनी स्टैक के ऊपर, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका स्टार्टिंग एड्रेस पुश कर देते हैं और फिर उसी को हम एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से जब भी हम किसी वैल्यू को किसी एड्रेस को पुश करेंगे ना स्टैक पे, तो उसे पुश करने के लिए जो हम एक इनडायरेक्ट ऑपरेंड यूज़ करेंगे वो एज अ पॉइंटर वर्क करेगा। पॉइंटर क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। पॉइंटर हमारे पास एक इनडायरेक्ट मेमोरी लोकेशन होता है जिसके अंदर हमारे पास ओरिजिनल डाटा के एड्रेस होते हैं। हम उस इनडायरेक्ट ऑपरेंड को क्लिक करेंगे तो वो जिसके साथ लिंक है वो एरे या वो डाटा हमारा ओपन हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको एक बार शॉर्टकट के बारे में भी दी थी। जैसे हम किसी आइकन का शॉर्टकट बना देते हैं तो उस शॉर्टकट का साइज़ कम होता है, क्योंकि उसने सिर्फ क्या रखा है, अपने पास एड्रेस स्टोर रखा है। तो सेम इसी तरह से इसके अंदर वही चीज़ है कि जब हमने किसी पैरामीटर को एक्सेस करना होता है बाय रेफरेंस, नॉट बाय वैल्यू, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं और फिर वो पॉइंटर हमारा फर्दर क्या करता है, काम करता है। अब इसके अंदर एक एग्जांपल है कि हमने EBP+12 किया, यानी हमने यहाँ पे अपनी एरे के अंदर जो भी हमारे पास एरे है उसमें से कोई स्पेसिफिक लोकेशन हमने एक्सेस करनी है। तो 12 उसका क्या है, उसका इंडेक्स है या उसकी लोकेशन है। तो हम इस तरह से उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने अगर अपने उस इनडायरेक्ट ऑपरेंड को यूज़ करते हुए हमने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अपनी एरे से एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, EBP+12 उसका इंडेक्स है, हमने उसको EBP यानी जो हमारे पास करंट लोकेशन है जो हम स्टैक के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसमें हम +12 करके ESI के अंदर मूव करवा देंगे और ESI के अंदर उस स्पेसिफिक लोकेशन का एड्रेस आ जाएगा जिस वैल्यू को हम एक्सेस करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे है, एरे फिल के नाम से एक एग्जांपल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अगर देखें तो एरे फिल प्रॉक, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। फिर स्टार्ट में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये 2 स्टेप आपने लास्ट में करने होते हैं किसी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बिल्ड करने के लिए। पहले हमने क्या किया, EBP को पुश कर दिया स्टैक पे, ESP की वैल्यू को EBP के अंदर मूव करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें मैंने पुश AD लिखा है। पुश AD हमने डिस्कस किया हुआ है और चैप्टर 5 के एंड पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी हमारे पास होते हैं रजिस्टर्स, 16 बिट रजिस्टर्स, तो उन तमाम की जनरल पर्पस की वैल्यूज़ को पुश करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यानी उन रजिस्टर्स को हमने पुश कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि EBP+12 मूव करवाया अपनी ESI के अंदर, यानी ऑफसेट ऑफ एरे। अभी तक हमारे पास डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस पुश हो चुकी हैं। जैसे हमने यहाँ पे EBP को पुश किया है, इसी तरह से हमने कुछ रजिस्टर्स को पुश किया है। तो पुश होते होते जो हमारे पास एरे ऑफसेट होगा वो किस लोकेशन पे है, वो 12 पे है। तो इस तरह से हमने EBP+12 को यूज़ करते हुए उसे ESI के अंदर मूव करवा दिया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे ना
प्रोसीजर सब रूटीन का ही जस्ट कोड लिखा हुआ है, मेन प्रोसीजर नहीं है। मेन प्रोसीजर आपने देखना तो आप बुक से देख सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि पहले हमने एरे का ऑफसेट पुश किया, यानी एक पॉइंटर के अकॉर्डिंग, फिर हमने उसकी लेंथ पुश की। तो अब ईबीपी के अंदर 12 लोकेशन पे एरे का ऑफसेट पड़ा है, 8 लोकेशन पे उसकी लेंथ पड़ी है। लेंथ को हमने ECX में मूव करवा दिया। फिर हमने कहा कि अगर ECX, क्योंकि लूप बनाते हैं तो लूप में हम लूप किस तरह से चलाते हैं कि जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता, तो कंपेयर किया जाएगा कि ECX में ज़ीरो तो नहीं है, स्टार्टिंग वैल्यू ही हमारी ज़ीरो ना हो, लेंथ ऑफ एरे हमारे पास ज़ीरो ना हो, एरे का साइज़ ज़ीरो ना हो। तो इसलिए हम ये कंपैरिजन करते हैं। ऐसा हो कि हमारी एरे है ही एम्प्टी, तो जाहिर बात है उसकी लेंथ ज़ीरो होगी। फिर पूरे कोड को चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं से हम क्या करेंगे, L2 पे मूव कर जाएंगे। L2 पे क्या हो रहा है, जो हमने पुश एडी किया था वो हमने पॉप एडी किया, उसके बाद हमने पुश किया था EBB को, तो हमने पॉप EB किया। अब फिर हमने रिटर्न 8 किया। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें इसके अंदर स्टैक में मौजूद हैं और उन्हें हमने स्टैक से निकालना है। कौन सी दो चीज़ें हैं? एक हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ एरे, और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑफसेट ऑफ एरे। दो चीज़ें स्टैक के ऊपर मौजूद होंगी, सही है। यानी इस तरह से अगर हम देखें तो अगर ये स्टैक है तो स्टैक के ऊपर हमारे पास फर्स्ट पे क्या पड़ा है, ऑफसेट, उसके बाद लेंथ, उसके बाद EBP, और उसके बाद फिर हमने जो पुश एडी किया उनकी वैल्यूज़। तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ हमारे पास बनेंगी कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल 0 पे है तो ये 4 पे होगा, ये 8 पे होगा, ये 12 पे होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे +4 +8 +12 किया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको भी पॉप कर देंगे, इसको भी पॉप कर देंगे, तो पीछे दो चीज़ें स्टैक पे फिर भी रह जाएंगी। और मैंने आपको बताया कि जितनी मेमोरी लोकेशन हमने क्लियर करनी होती है उसका साइज, यानी जैसे यहाँ पे हमने दो चीज़ें क्लियर करनी है तो 2 × 4 करेंगे, आंसर आएगा 8। तो इसलिए हमने रिटर्न 8 किया है। अच्छा, ये तो हो गया कि जब हमारे पास जो एरे है वो खाली होगी। अगर एक एरे खाली नहीं होती, लेंथ ऑफ एरे में कोई वैल्यू पड़ी है, 5 पड़ी है, 6 पड़ी है, जो भी पड़ी है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा लूप, पहला लूप चलेगा और इसमें क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है ये एक वैल्यू EAX के अंदर मूव कर जाएगी। फिर उसके बाद हम असल में इस एरे में करना क्या चाह रहे हैं, एरे के अंदर हम रैंडम वैल्यूज़ को फिल करना चाह रहे हैं। एक एम्प्टी एरे थी, फॉर एग्जांपल एक एरे जिसका साइज़ था 4, लेंथ उसकी थी 4, तो हम उसके अंदर 4 लोकेशंस पे 4 रैंडम वैल्यूज़ को मूव करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उसकी रेंज दी कि किस एरिया में से हमने मूव करवाना है। 0 से लेके 10,000 ये हमने रेंज दी कि इसके दरमियान में से कोई ना कोई रैंडम वैल्यू निकलती जाएगी और वो एक एक वैल्यू पे मूव करती जाएगी। यानी एक एक लोकेशन पे पहली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। कार रैंडम रेंज हम चैप्टर 5 के अंदर डिस्कस किया था कि जो स्पेसिफिक रेंज देती हैं उसमें से कोई रैंडम वैल्यू निकल के हमारे पास आ जाती है और किस में आती है, AX के अंदर। AX में वैल्यू आगे रैंडम कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल 56 है तो उस 56 को हमने ESI के ऊपर मूव करवा दिया। ESI में इस वक्त क्या पड़ा है, ESI में इस वक्त ऑफसेट ऑफ एरे यानी एरे का स्टार्टिंग पॉइंट पड़ा है। अब पहली वैल्यू तो हमारी हो गई फिल। अब हमने क्या किया, ऐड ESI टाइप वर्ड, क्योंकि ये वर्ड साइज़ की एरे थी ना, तो हमने यहाँ पे कहा टाइप वर्ड उसमें ऐड हो जाए। अब वर्ड का साइज़ क्या होता है, 2, यानी हमने ESI में 2 ऐड कर दिया। या सिंपल आप इसमें ऐसे भी लिख सकते थे, ऐड ESI 2, ऐसे भी कर सकते थे। 2 से हुआ क्या कि अब हमारे पास ये जो एरे हम फिल कर रहे हैं, पहली लोकेशन पे फॉर एग्जांपल 56 आया, ऐड 2 करके न्यू लोकेशन आ जाएगी। जस्ट इंक्रीमेंट करते तो वो इंक्रीमेंट यही लोकेशन ही पॉइंट आउट करता है क्योंकि वर्ड साइज़ की एरे है। नेक्स्ट लोकेशन पे जाने के लिए हमने क्या किया, ऐड 2 किया और उसके बाद फिर हमने क्या किया, दोबारा से लूप 1 को स्टार्ट करवा दिया। यहीं से दोबारा से स्टार्ट होगा, फिर एक रैंडम वैल्यू जनरेट होगी और वो फॉर एग्जांपल 73 यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। इस तरह से ये लूप तब तक चलेगा जब तक ECX हमारे पास एम्प्टी नहीं होता।
यानी उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। जब ज़ीरो होगी कंपैरिजन में ज़ीरो आएगा, यहाँ से जंप करके L2 पे आएगा और पॉप हो जाएगा। तो ये एरे फिल का एक प्रोग्राम है, इम्पॉर्टेंट है, आपने ये देख लेना है, सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है LEA इंस्ट्रक्शन रिटर्न्स। LEA इंस्ट्रक्शन शॉर्टली पूछा जा सकता है कि क्या है ये इंस्ट्रक्शन। तो ये है लोड इफेक्टिव एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, ये एक इफेक्टिव एड्रेस को लोड करने के लिए, और मोस्टली इसे भी हम अपनी एरेज के साथ ही यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पॉइंटर्स हम क्रिएट करते हैं, और उन पॉइंटर्स के अंदर क्या होता है, एक इनडायरेक्ट एड्रेस होता है। हम उस पॉइंटर को एक्सेस करेंगे और उस पॉइंटर के अकॉर्डिंग हम किसी एरे को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो एड्रेस है वो एक प्रॉपर वे में या एक प्रॉपर एड्रेस हम यूज़ करें, तो उसके लिए हम LEA इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे हम मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं ना, जैसे इस यहाँ पे हमने मूव ESI यूज़ किया था, तो मूव ESI ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। मूव ESI की जगह अगर हम LEA इंस्ट्रक्शन को यूज़ करें ESI के साथ, तो क्या करेगा कि हमारी जो भी वैल्यू या जो भी इनडायरेक्ट ऑपरेंड है उसे किसी स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर या किसी इफ़ेक्टिव एड्रेस के ऊपर लोड करेगा। अब इसके अंदर जैसे फर्स्ट पॉइंट LEA इंस्ट्रक्शन रिटर्न्स इफेक्टिव एड्रेस ऑफ इनडायरेक्ट ऑपरेंड। फिर नेक्स्ट हम सेम इसी तरह से यूज़ करते हैं कि इसे क्यों यूज़ किया जाता है, किसी भी एरे के एड्रेस को असाइन करने के लिए। जैसे हम पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं, इसमें हमने एक एग्जांपल ली, मेक एरे प्रॉक, यहाँ से एरे स्टार्ट हो रही है, पुश EBP, मूव ESP इन EBP। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सब ESP 32। इसका मतलब ये है कि हम ESP पे 32 लोकेशंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हमने कोई लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं या लोकल एरिया हमने क्रिएट करना होता है अपने स्टैक के ऊपर, तो हम ESP माइनस करके उसके साथ वैल्यू लिख देते हैं। अब 32 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 8 लोकेशंस हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद मूव ECX 30। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ऊपर हमने 32 किया है तो नीचे हम EBP माइनस 30 क्यों कर रहे हैं, हम 32 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमने 32 ही लेना है। हम 4 का मल्टीपल ले सकते हैं, 30 हम ले ही नहीं सकते, लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है, 30 रिक्वायर्ड है, इसलिए EBP माइनस 30 हमने किया। EBP माइनस 30 हमारे पास जो भी इस वैल्यू होगी EBP की, उसमें से हम माइनस 30 वैल्यू करेंगे, पीछे कोई वैल्यू बनेगी, उस वैल्यू को जो हमारे पास न्यू वैल्यू बनती है उसे हम मूव करवा देंगे ESI के अंदर एक इफेक्टिव एड्रेस के अकॉर्डिंग। फिर हमने यहाँ पे हमने 30 ECX किया क्योंकि हमने 30 टाइम्स इसे चलाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया मूव बाइट PTR ESI, और फिर यहाँ पे हमने ये स्टैटिक को यूज़ किया। इंक्रीमेंट ESI करेंगे, नेक्स्ट लोकेशन आएगी और फिर से हमारा लूप ऊपर चलेगा, और इस तरह से हमारे पास हर लोकेशन के ऊपर ये स्टैटिक फिल होना शुरू हो जाएगा। एट दी एंड जब हम सारी लोकेशंस पे स्टैटिक को फिल कर देंगे, फिर हमने क्या करना है, अपने जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी मेमोरी लोकल वेरिएबल्स के लिए, यानी इन स्टैटिक्स को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी हमने एलोकेट की थी, उसे यहाँ से रिमूव करने के लिए हमने ऐड ESP 32 किया। वो जो यहाँ पे हम सब ट्रैक करेंगे वो एट दी एंड हम ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद पॉप कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। ये प्रोग्राम अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको मज़ीद इसे डिस्क्राइब कर दूँगी विद द हेल्प ऑफ स्टैक के एक एक इंस्ट्रक्शन चलने के बिहाफ पे किस तरह से हमारा स्टैक काम करता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।